अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में इस वक्त का जो सियासी मंजरनामा है मैं चाहूँगा उस पर हम बात करें। सबसे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कल फिर मुखातिब हुए। उन्होंने आवाम की टेलीफोन कॉल्स ली, मुख्तलिफ सवालों के जवाबात दिए। जो हाईलाइट बनी, जो कह लीजिए कि सबसे बड़ी बात थी उस पूरी की पूरी गुफ्तगू की, वो ये थी कि अगर हुकूमत से बाहर निकल आया तो ज़्यादा ख़तरनाक होगा। ये मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर उन्होंने कन्वे किया है। उनका ये कहना कि अभी तो मैं दफ्तर में बैठा तमाशा देख रहा होता हूँ जो कुछ हो रहा होता है, लेकिन अगर मैं सड़कों पर आ गया तो फिर किसी को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो अपोजिशन को इस सारे मामले में मुखातिब कर रहे हैं, लेकिन शायद वो पैगाम कहीं और भी देना चाह रहे थे। फिर बाहर अगर निकल आया तो ये उनको आज इस वक्त ये पैगाम क्यों देना पड़ रहा है, चाहे अपोजिशन को दे रहे हैं जिसे भी दे रहे हैं, इसकी भी टाइमिंग बड़ी अहम है। ये उस वक्त में तमाम तर बातें और चीज़ें कही जा रही हैं जब ये ख्याल जाहिर किया जा रहा है और अपोजिशन ये बात बार बार कह रही है कि अब दिन थोड़े रह गए हैं, इस हुकूमत के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत के दिन अब कम रह गए हैं, तो इस तरह के पैगामात वो दे रहे हैं। फिर इसके साथ साथ एक और मामला चल निकला है, वो सदारती निज़ाम की बहस है जो हर जगह पर चल रही है। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने नाराज़ लोग कह रहे हैं कि एक प्रोपोगेंडा, एक बाकायदा एक प्लान तरीके से ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मीडिया सेल की खुद की जनरेट की हुई डिबेट है जिसको हर सतह पर फैलाया जा रहा है। दूसरी जानब अपोजिशन का ये मानना है कि अब हुकूमत के ज़्यादा दिन नहीं रह गए और उसकी बड़ी वाज़ेह मिसाल आज का भी एक अहम इस्तीफ़ा है शहजाद अकबर साहब का। यह हुकूमत एहतसाब के नाम पर आई थी और सबसे जो प्राइम स्लोगन था इस गवर्नमेंट का वो एहतसाब करना था। उस एहतसाब के नाम पर मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर साहब को लगाया गया था। उन्होंने पहले ही 30 दिन के अंदर अरबों डॉलर की जायदादों का सुराग लगा लिया और फिर 3.5 साल तक उनकी कारकर्दगी सिफर रही और आज वो डक पर आउट होकर, सिफर पर आउट होकर घर चले गए। जो स्लोगन था, जो नारा था, जो एहतसाब करना था, उसमें क्या प्रोग्रेस हुई, क्या अचीवमेंट्स हुई, वो कुछ बताने से कासिर हैं। उन्होंने कुछ नहीं बताया और उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। फवाद चौधरी साहब का ये मानना है कि शायद उन्हें कोई और जिम्मेदारी दी जाएगी, तो ये भी कोई नया मौका नहीं होगा क्योंकि इस हुकूमत में एक रिवायत रही है कि जो जब बुरे तरीके से एक जगह परफॉर्म करने में नाकाम हुआ है तो उसको एक और इम्पॉर्टेंट टास्क दिया गया है वहाँ पर नाकाम होने के लिए। अब देखते हैं क्या उन्हें मज़ीद कोई टास्क मिलता है या इस पर सवाल होगा कि आप एक ओहदे पर रहे, आपका काम एहतसाब करना था, लूटी हुई दौलत वापस लाना था, आपने बड़ी बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके आवाम को लंबी चौड़ी चीटियों की कहानियाँ ज़ुबानी कलामी सुनाई, लेकिन अमली तौर पर आपकी परफॉर्मेंस क्या रही उसका जवाब नहीं है। बहुत से लोगों का ये मानना है कि ये अब कश्ती डूब रही है तो लोग एक एक करके छलांग मार के इससे बाहर हो रहे हैं, अलहदा हो रहे हैं। मैं चाहूँगा पूरी की पूरी सूरत हाल पर तफसील से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं इफ्तिखार अहमद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। अजीम चौधरी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। और कमर चीमा साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। मैं इफ्तिखार अहमद साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। इफ्तिखार अहमद साहब, अगर हुकूमत से बाहर निकल आया तो ज़्यादा ख़तरनाक होगा। हुकूमत में रहकर भी वो पहले बाहर थे, अपोजिशन में थे, ख़तरनाक थे, अब हुकूमत में हैं, अब वो कह रहे हैं मैं बाहर निकल आया ख़तरनाक हूँगा। किस तरह से ख़तरनाक होंगे या हो सकते हैं और क्या पैगाम वो अपोजिशन को देना चाह रहे हैं जब तमाम तर इदारे आपके मातहत हैं, आप मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, आला तरीन मनसब पर आप फाइज हैं, आप कह रहे हैं नहीं मैं बाहर ज़्यादा ख़तरनाक हूँगा, मैं यहाँ पर बैठ के अभी तमाशे देख रहा हूँ, सिर्फ मेरे हाथ बंधे हुए हैं, कुछ नहीं कर सकता। ये सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, मुझसे सीनियर अजीम चौधरी साहब बैठे हैं, पहले वो बात करेंगे, उसके बाद मैं करूँगा। ये मुरातब ये कहते हैं कि मैं अपने सीनियर के मुकाबले में पहले नहीं बोल। मैं चौधरी साहब की जानिब चला जाता हूँ, चौधरी साहब से बात कर लेते हैं। चौधरी साहब, आपकी क्या राय होगी? इफ्तिखार अहमद साहब का मानना है आपके बाद वो जवाब देंगे, आप पहले जवाब दे दीजिए कि ये क्या सर सारा मामला है। प्राइम मिनिस्टर साहब की बात पे दूं या सारी बात जो है उसको इकट्ठा कर लूं? नहीं, अभी 1 बाय 1 चलते हैं ना सर। पहले प्राइम मिनिस्टर साहब की इस बात पे दें। मैं नहीं समझ वो क्या पैगाम सिर्फ ये अपोजिशन के लिए था कि मैं बाहर आ गया तो ख़तरनाक हूँगा, या किसी और को वो ये पैगाम दे रहे हैं कि मैं अगर मुझे बाहर निकाल दिया गया, मुझे क्यों निकाला, तो मैं ज़्यादा ख़तरनाक हूँगा, शायद माजी में उतना नहीं हुआ। कोई शख्स जो ये कहता हो कि अगर मुझे पॉलिटिशियन बनना पड़ा तो मेरे लिए ये बहुत शर्मनाक बात होगी और मैं डूब के मर जाना कबूल करूंगा और पॉलिटिशियन बनना कबूल नहीं करूंगा, ये मेरे बस में नहीं कि मैं लोगों के पास जाऊं और जाके उनसे वोट मांगूं और उसके बाद उस बंदे की ये कहना हो कि मैंने 22 साल कोशिश की। 22 साल की कोशिश हमें सबको नज़र आती है क्या है, हम सियासी कारकुन भी मौजूद हैं यहाँ, हम जानते हैं कि वो क्या कोशिश थी, किस तरह की कोशिश थी, किस तरह वो प्राइम मिनिस्टर बने और जो उनका हाल था। उनके पास 200 एक्सपर्ट्स थे
पता चला 200 नालायक लोग थे, खोटे सिक्के भी नहीं थे और बुरी तरह नाकाम हुए। 3.5 साल गुजर गए झूठ पर, फ्रॉड पर, धोखाधही पर, लोगों को गाली निकालने पर, दशनाम तराजी पर, गिरयावजारी करने पर और इसके अलावा एहतसाब के नाम पर इंतकाम लेने के मामलात को लेकर आगे चले और इस मुल्क की नैया को पूरी तरह डुबो दिया। इतना डुबो दिया कि शायद अब इसकी नैया को निकालने के लिए कोई वाकई मसीहा चाहिए, जो फिलहाल नज़र नहीं आ रहा। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान को बुरी तरह तबाह बर्बाद कर दिया है, इसकी मईशत को तबाह कर दिया, इसकी सियासत को तबाह कर दिया, सियासी ज़बान को तबाह कर दिया, इखलाक को तबाह कर दिया, इखलाकी ज़बान को तबाह बर्बाद कर दिया, पार्लियामेंट को तबाह कर दिया, पार्लिमानी निज़ाम को पूरी तरह तबाह कर दिया और बद इखलाकी का वो मुजाहरा जो पार्लियामेंट में कभी नहीं हुआ था, इनके दौर में हर रोज देखने को मिलता है। नहीं, लेकिन कल की अगर वो गुफ्तगू आप सुने चॉइस साहब, तो उसमें उन्होंने यही कहा कि इट इज अनफॉर्चुनेट, मुझे ये तमाम तर जवाब पार्लियामान में देने चाहिए थे, मैं ये जवाबात यहाँ पर दे रहा हूँ, पर क्या करूँ, पार्लियामान में अपोजिशन बोलने नहीं देती। वो चाहते हैं हमें रिलीफ दिया जाए हमारे केसेस में, NRO दिया जाए, फिर वो हमें बात करने देंगे और ऐसा मैं कतई नहीं होने दूंगा। ये तो वो अपोजिशन पर इल्ज़ाम डाल रहे हैं। मैंने पार्लियामेंट को करीब से देखा, मैं उसका रुकन तो नहीं रहा, लेकिन मुझे ये अंदाजा है कि पार्लियामेंट के अंदर चीजें किस तरह तय होती हैं और अगर प्राइम मिनिस्टर को तकरीर करनी हो तो किस तरह स्पीकर और कुछ चंद गिने चुने लोग अपोजिशन के लोगों के साथ बात कर लेते हैं और उसके जवाब में फिर अपोजिशन को बात करने की इजाजत दी जाती है, उनकी बात पूरी सुनी जाती है। अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में भी नहीं जाएंगे और आप जवाब दे नहीं होंगे, आप पार्लियामेंट में जवाब दे हैं। आपने खुद ये कहा था कि मैं 0 आवर शुरू करूंगा और मैं सवालों के जवाब दिया करूंगा। आप तो जवाब देना ही नहीं चाहते, आप तो सिर्फ गाली निकालना चाहते हैं और उस गाली निकालने के नतीजे में फिर आपकी बात को कौन सुनेगा। और हूट करना प्राइम मिनिस्टर को या किसी भी शख्स को ये गैर मुनासिब होता है। पार्लियामेंट के अंदर तो नाम भी नहीं लिया जाता, लेकिन ये क्या क्या कुछ खुद करते रहे हैं और कब से कर रहे हैं। मैंने तो इनको 2002 की असेंबली में भी देखा और उसके बाद अब प्राइम मिनिस्टर के तौर पर भी देख रहा हूं। जो कुछ ये जबान इस्तेमाल करते थे पाकिस्तान की पूरी सियासी जिंदगी में, ये शेख मुजीब भी ये जबान इस्तेमाल नहीं करते थे। ये किसी शख्स ने जबान इस्तेमाल नहीं की जो इन्होंने की और जिस तरह अपने लोगों से करवाई। आज जो कुछ शहबाज गिल साहब बोले हैं, मेरा ख्याल है कि हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया है। और ठीक कहा चौधरी शुजात हुसैन ने कि इनके लोग जो मशवरे दे रहे हैं उनका अपने एजेंडे हैं, अपने अपने प्रोग्राम्स हैं और जिम्मेदारी इमरान खान पर आएगी। अगर इमरान खान साहब को बाकी 1.5 साल हुकूमत करनी है तो गैर मुंतखब लोगों को फारिग करें और मुंतखब लोग जो जवाब दे हैं पार्लियामेंट के अंदर उनको आगे लेकर आए। हालत तो ये है कि कानून साजी पे कल सेनेटर मुश्ताक साहब ये बता रहे थे कि उसकी तो पूरी की पूरी लैंग्वेज ही गलत है और वो हो ही नहीं सकता जो कुछ वो लिखा हुआ था। कल किसी प्रोग्राम में वो बता रहे थे, जब आपके स्पेलिंग्स ठीक ना हो, आपके फिक्रे ठीक ना हो, आपकी लेजिस्लेशन ठीक ना हो, आपकी ज़बान ठीक ना हो और आप सिर्फ इल्ज़ाम तराशी कर रहे हो। 3.5 साल के बाद पार्लिमानी निज़ाम में इल्ज़ाम नहीं लगाया जाता, इल्ज़ाम का जवाब दिया जाता है और आप किसी इल्ज़ाम का जवाब नहीं देना चाहते। आप चीनी का, गंदम का, आटे का, किसी चीज़ का आप जवाब देना नहीं चाहते। आप इस मुल्क में शरह सूद के बढ़ने का जवाब नहीं देना चाहते। आपने हुकूमत पाकिस्तान को ही नहीं, आपने पाकिस्तान की पार्लियामेंट को भी स्टेट बैंक के मातहत करने का फैसला कर लिया हुआ है। और ऐसे में अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान की माशी और पाकिस्तान की सियासी खुद मुख्तारी बरकरार रहेगी तो ये दीवाने का ख्वाब है। पॉइंट आ गया। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। मैं इफ्तिखार अहमद साहब की जानिब बढ़ूंगा। इफ्तिखार साहब, अब मैं आपसे जवाब चाहूँगा, आप क्या देख रहे हैं, ये बयानात क्या डिपिक्ट करते हैं, क्या पैगाम हमें मिलता है इनसे? आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है ये स्टेटमेंट्स, कुछ खतरात नज़र आ रहे हैं या ये रूटीन के बयानात हैं? जी,
रहीम ने बहुत मुदल्लल अंदाज में आपको बताया सारी सूरत से। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि जो कल बात की, प्राइम मिनिस्टर को एहसास करना चाहिए कि लफ्ज़ों का चुनाव ही तय करता है कि आदमी की ज़िंदगी क्या। कल जो बात उन्होंने कही वो अफसोसनाक है। क्या वो चाहते हैं गली में, मोहल्ले में, बाजार में, सड़क में, दफातर में एक आपस में खिंचाव तक चला जाए कि लोग एक दूसरे को गिरबान को पकड़ लें? और अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो फिर उस सूरत हाल को इंग्लिश में एक लफ्ज़ दिया जाता है जो मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, और उनको भी इल्म है कि वो क्या क्या है, और ये अफसोसनाक रवैया है। दूसरी बात है पार्लियामेंट में बात न करने की इजाज़त देना, कि ऐसी पार्लियामेंट तो नहीं हो सकती कि ये तशरीफ ले जाएं और अपोजिशन वाले इनके लिए हाथ लेके खड़े हों और इनके गले में हाथ डालें और ये तकरीर फरमा रहे हों तो वो वाह वाह के डोंगरे इन पर बरसाई। हो नहीं सकता। दुनिया की तमाम पार्लियामेंट में लीडर ऑफ द हाउस को तनकीद का सामना करना पड़ता है। ये पार्लियामेंट की तौहीन कर रहे हैं बार बार अपने रवैये से। ये कहते हैं मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन को नहीं मानता क्योंकि वो चोर है। उनको शायद ये पता नहीं कि लीडर ऑफ द अपोजिशन को अभी किसी अदालत ने चोर ऐसा साबित नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, लीडर ऑफ द अपोजिशन को पाकिस्तान की कौमी असम्बली के अरकान ने लीडर ऑफ द अपोजिशन मुंतखब किया। अगर इनको जोम है कि इन्हें वोट मिले हैं तो उनको भी बड़े वोट मिले, तो इनको एहसास करना चाहिए ऐसी गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू करने से पहले। राइटली सेड, ये एहसास इन्हें करना चाहिए। मुझे सर ये बता सकते हैं कि ये जो बाहर अगर मैं निकल आया तो ज़्यादा ख़तरनाक होऊंगा, ये किस को एड्रेस कर रहे हैं, किस तरह से ख़तरनाक होंगे, और ये हुकूमत में हो के तमाम तर इख्तियारात हो के क्यों अपोजिशन के लिए ख़तरनाक नहीं है? इफ्तिखार अहमद साहब। तो असेंबली डिसॉल्व करें, इलेक्शन में आ जाए। जी जी। अरे धमकी तो ना देना, ये धमकी तो फिर गालबन उन्हीं को दे रहे हैं जो जिनके बलबूते पर ये काफी अर्सा रहे एक सफ़े के ऊपर। ये अवाम को धमकी तो नहीं हो सकती, क्योंकि हर अपोजिशन लीडर का हक है कि वो अवाम में आए। लेकिन ये जो ये धमकी है ना कि मैं खतरनाक साबित होंगे, तो वर्ड खतरनाक ये क्रिमिनल वर्ड है वैसे बाई द वे। राइटली सेड। कमर चीमा साहब की जाने में बढ़ूंगा। चीमा साहब, आप कैसे देख रहे हैं ओवरऑल गुफ्तगू को? ज़रा अगर एनालाइज हम कर लें, कल जो सवालात थे, जो उनके जवाब थे, गो कि उन्होंने सारे ही मामलात को एड्रेस किया। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिस पर मैं चाहूँगा कि मैं चॉइस साहब और इफ्तिखार साहब से भी राय लूँ। अब उन्हें वो लोग बुरे लग रहे हैं जो हकीकत या हकायक बयान करते हैं। ये एक हुकूमत बड़े अरसे से एक फ़ेक न्यूज़ प्रोपोगेंडा ये बात कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग हैं जो जाली खबर होती है जानबूझकर एक मायूसी अवाम में फैलाते हैं। ये भी उन्होंने इन पर्टिकुलर एड्रेस किया है। ऐसे जैसे सब दूध की नहरें एक तरफ बह रही हैं और कुछ लोग हैं जो सिर्फ मायूसी फैला रहे हैं। बेशक डॉलर जो है आपका 200 को टच करेगा, बिजली 4 रुपये यूनिट आप महंगी करें, पेट्रोल आपका 150 लीटर क्रॉस कर जाए, लेकिन ये प्रोपोगेंडा है। अगर हम ये रियलिटीज़ बता रहे हैं कि जी तबाही हो रही है, ये नहीं कहना चाहिए। हमारे खिलाफ भी वो एक्शन लेना चाहते हैं। देखिए अरसलान साहब, पहली बात तो ये है कि ये इमरान खान साहब की खामख्याली है कि वो जब ये कहते हैं कि मैं सड़कों पे आऊँगा और मैं बड़ा ख़तरनाक हो जाऊँगा। ये 2013 और 2018 नहीं है। अभी इमरान खान साहब आजमाए जा चुके हैं, और ये जिनको पैगाम दे रहे हैं, क्या उनको कोई पता नहीं है कि इमरान खान, क्या पाकिस्तान के सारे सियासतदान ही ऐसे करते हैं? पहले फेवर ले लेते हैं और बाद में कहते हैं हमारी तो अवाम में जड़ें और हम आपका मुकाबला करेंगे और हम जो है वो पार्लियामेंट की बालादस्ती और डेमोक्रेसी और इस तरह की बातें करते हैं। सो उनके पास सोल्यूशन होता है, उन्होंने क्या करना है। इमरान खान साहब तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे जिस तरह की बाकी सियासी जमातों की ब्यूरोक्रेसी में, और जिस तरह रूट्स हैं इमरान खान साहब की, तो वो रूट्स नहीं है। क्योंकि इमरान खान साहब लोगों से ताल्लुक रखना पसंद नहीं करते। लोग वो जो रवादारी होती है, जो एक ताल्लुक रखना होता है, क्योंकि इमरान खान साहब ये जाने जाते हैं कि वो कुछ दोस्तों के दोस्त नहीं हैं। ये एक इंप्रेशन है उनके बारे, बाकी सियासी जमातों का तो इंप्रेशन है कि वो दोस्तों के दोस्त हैं। बट एनीहो, ये जो बात अब वो करते हैं कि मैं खतरनाक हूं, ये सिर्फ और सिर्फ ये टीवी के लिए। और इमरान खान की पार्टी का एक बहुत बड़ा बुरा अलमिया ये है कि इमरान खान ही सिर्फ हेडलाइन बना सकता है
पीटीआई में कोई भी और हेडलाइन नहीं बना सकता। ये प्रॉब्लम है इमरान खान को, इसीलिए उन्हें फ्रंट फुट पे भी खेलना पड़ता है, एज ए प्राइम मिनिस्टर भी खेलना पड़ता है, एज ए ऑपोजिशन लीडर भी, एज ए पार्टी चीफ भी खेलना पड़ता है। सो वो जो बोलते हैं उनको पता है कि मुझे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता पार्टी के अंदर, इसीलिए तो वो पसंद करते हैं जब उनकी पार्टी के लोग एक सख्त जुबान इस्तेमाल करते हैं, तो उसको बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है। और सारी जमात जो है वो एक दूसरे से आके सबकत लेके जाना चाहती है। और दूसरा ये जो प्रोपेगेंडा की बात है और मीडिया, देखिए मीडिया का काम है खबर देना, और जाहिर बात है सब मीडिया खबर दे रहा है। अब इनको हुकूमत को आदत होती है कि वो चाहते हैं कि हमें सवाल कोई ना करे, हमसे पूछे कोई ना, और हम जो मर्जी बोलें वो रिपोर्ट हो। ऑलरेडी रिपोर्ट तो जो भी प्राइम मिनिस्टर करेंगे। लेकिन मैं इफ्तिखार साहब की और चौधरी साहब की बात से एग्री करता हूं कि जो माहौल तकसीम का इमरान खान साहब ने पैदा किया है, जिस तरह का एक एनवायरनमेंट दिया है, ये हमें सूट और जेब नहीं करता। इसने हमारी जमहूरियत को एक स्टेप और पीछे कर दिया है। हम बड़े खुश थे कि पाकिस्तान में ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, हमारे अदारे एस्टैब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही है डेमोक्रेसी को, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को। आप जनरल बाजवा की वो बात जाए ना, जब वो सेनेट में गए थे, वो कहते हैं हमें बुलाएं। देखिए ये तो पार्लियामेंट का काम है कि उन्होंने सिविलियन सुप्रीमेसी को मेंटेन करना है, ना कि आप सारा टाइम उनकी सपोर्ट लेते रहे और कहें हमें सऊदी अरब से भी इमदाद ले दें, हमें यूएई से भी इमदाद ले दें, हमारी जीडीपी भी ठीक कर दें, हमें थोड़ी मैन पावर भी दें, हमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी मैनेज करके दें। सो ये सारी की सारी चीजें जो हैं, बाकी अदारों ने भी इमरान खान साहब को बड़ा सपोर्ट किया। सो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो एक चीज रह जाती है वो ये है कि ये डिलीवर नहीं कर पाए, क्योंकि इनके पास कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी नहीं थी। अदरवाइज, और अगर ये इतनी थिन मेजॉरिटी में थे तो इनको पता था कि मैं अगर एक डायलॉग करता, मैं गवर्नेंस भी ठीक करता, मैं एक माहौल भी अच्छा रखता, तो अच्छा डिलीवर कर सकता था। सिर्फ इमरान खान साहब को ये पता है कि मैं जितनी ज्यादा तकसीम पैदा करूंगा, मैं तब ही अपने वोटर को इंटैक्ट करूंगा। जितना ज्यादा लड़ूंगा, जितना चोर और डाकू के अल्फाज कहूंगा, लोग मेरी बात सुनेंगे। और वो जो एक खास किस्म का तबका है जो आज भी इमरान खान साहब को इस रवैये और इस चीज की वजह से पसंद करता है। और मैं बार बार कहता हूं कि इमरान खान साहब ये जो मजहब कार्ड पिछले कुछ अरसे से इस्तेमाल कर रहे हैं, डेलिबरेटली कर रहे हैं। वो समझते हैं ये रिप्लेसमेंट है उनकी बैड गवर्नेंस की और पुअर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की। जी चौधरी साहब, मैं ज़रा ये थोड़ी सी बात इस पर कर लूँ, फिर मैं इस सदारती निज़ाम की बहस पर आता हूँ। सर, ये बड़े अरसे से ये हुकूमत फेक न्यूज़ का ये एक राग लाप रही है। अब तक तो ये बहुत सारे लोग थे, कल वज़ीर आज़म साहब ने भी बता दिया, तो अब हमें बड़ा वाज़ेह तौर पर ये पता है कि जो इनके तर्जुमान हैं, जो मुख्तलिफ जगहों पर आकर बात करते हैं, वो डेफिनेटली जो इंस्ट्रक्शंस वज़ीर आज़म साहब से लेते हैं उसी को आगे तक पहुँचाते हैं। अब कौन ये तयन करेगा कि क्या चीज़ फेक न्यूज़ के ज़ुमरे में आती है, क्या नहीं आती है? कह रहे हैं मायूसी फैलाते हैं कुछ लोग मीडिया पे बैठ के। इससे पहले भी वज़ीर आज़म साहब ने काफ़ी अर्सा पहले भी कहा था कि वो जी चले जाते हैं माइक लेके, एक बंदा कहता है जी बड़ी महंगाई है, लुट गए, बर्बाद हो गए, कि सारे शुरू हो जाते हैं। अब ये क्या मतलब हुकूमत क्या चाहती है इस वक्त के फेक न्यूज़ की आड़ में वो सारों को उन पे केसेस बना दें, अंदर कर दें, जुर्माने कर दें, कोई हकायक ना बयान करे? मामला क्या है सर? मैंने और इफ्तिखार ने एक तवील अरसा कुलीग्स के तौर पर काम किया अखबार में। हम तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि हम झूठी खबर दे सकें। इस बात का कोई तसव्वुर कोई सहाफ़ी नहीं कर सकता कि मैं झूठी खबर दूं। उसका एक एहतसाब होता है सहाफ़ती इदारे के अंदर, जवाबदेह होता है सहाफ़ी। वो सियासी कारकुन या वो पेरोल के लोग जिनको इस बात पर मामूर किया गया हुआ है कि वो जो उनको कहा जाएगा उसको बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर तहकीक के छाप देंगे या उसको कह देंगे और वो टीवी की जीनत बन जाएगी, वो सहाफ़ी नहीं है। वो कुछ और कुमाश के लोग हैं। उनको सहाफ़ी कहना सहाफ़ियों की ज़िल्लत है, और सहाफ़ियों की ये आदत नहीं होती कि वो फेक न्यूज़ दें। ये हो गई एक बात। दूसरी बात यह कि अगर फेक न्यूज़ का मामला चल ही रहा है तो पाकिस्तान की वजारत इत्तलाआत जो है वो लोगों को पैसे किस बात पे दे रहे हैं? वो लोगों को क्या क्या कुछ खुद सिखाते हैं। और जिस तरह की प्रेस ब्रीफिंग्स अब होती हैं, हमने तो अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। 40-45 साल हो गए इस काम को करते हुए, हमने नहीं देखा इस तरह की ब्रीफिंग्स कि आप एक शख्स को 2 लोगों को बुला लें और टीवी पर आप बैठ के ये गुफ्तगू शुरू कर दें और जो आप कहें उस पर शाम को तबसरा होना शुरू हो जाए। ये काम अब है, ये दम तोड़ देगा। इस हुकूमत के जाने के साथ साथ ये काम भी ख़त्म हो जाएगा। कोई हुकूमत
गलत खबरों के फीड करने के साथ चल नहीं सकती, इसका मुमकिन ही नहीं है। एक बात पिछले हवाले से कह दूं, वो शख्स जो डाकू है, चोर है, जिसे मैं हाथ मिलाना नहीं चाहता, वो कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा रखता है, लीडर ऑफ द अपोजिशन कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा है। आप तजलील कर रहे हैं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की, आप पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से इनहराफ कर रहे हैं, आप वफादार हैं, आप पाबंद हैं आर्टिकल 5 के तहत दस्तूर से की हिफाजत करने के आपने हलफ उठा रखे हैं। अगर आप अपनी अदाओं पे गौर करें तो शायद आपके लिए आपके इक़्तिदार के बाद के दिन बहुत सख्त होंगे। ठीक है सर, मुझे ये बताइएगा, ये दूसरा मामला है कि जो भी मायूसी फैला रहा है, मायूसी वो मुझे जो अंडरस्टैंडिंग है वो तो आपने बता दिया, कोई साफ़ी फेक न्यूज़ नहीं देता, ना माजी में, ना आज, ना देना चाहेगा कभी भी, लेकिन वो तो जो हकाइक बयान किए जा रहे हैं उसको वो कहते हैं कि आप मायूसी फैला रहे हैं। तो वो हकाइक बयान करना भी बंद कर रहे हैं, उसमें तो आप भी अभी बयान कर रहे हैं, मेरे प्रोग्राम में चीमा साहब भी कर रहे हैं, इफ्तिखार अहमद साहब भी कर रहे हैं, तो आप अब ये क्या मायूसी फैला रहे हैं? क्योंकि ये रियलिटीज़ हैं कि पुअर परफॉर्मेंस है, गवर्नेंस नहीं है, महंगा, ये मायूसी फैलाने की बात। हम तीनों सोच कर बोल रहे हैं और आप भी सोच कर बोल रहे हैं। जो प्राइम मिनिस्टर खुद बोलते हैं वो सोचा समझा हुआ नहीं होता, और अगर सोचा समझा हुआ होता है तो वो बहुत ही खतरनाक है इस मुल्क के लिए, इसके अवाम के लिए, उनके लिए, तर्ज हुकूमत के लिए, हर चीज़ के लिए। ये अपने आप को अमेंड करें। और एक बात मैं आपसे और कह दूं, ये जिस बात को आप कह रहे हैं कि ये हर बात पे कहते हैं कि हम गलत कह रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जाने वाली हुकूमतों का यही हाल होता है। इन्होंने तो 90 दिन में सब कुछ ठीक कर देना था, फिर 100 दिन की बात आ गई, फिर 6 महीने की बात आ गई, फिर साल की बात आ गई, फिर घबराने की बात आ गई, अब जाने की बात आ गई है। अब घबराने के बाद तो जाना ही है, और जी का जाना ठहर गया, सुबह गया कि शाम गया। सर अब ज़रा मुझे राय, ये सदारती निज़ाम वाला जो मामला है, ये क्या सोचे समझे मंसूबे के तहत इस पूरी बहस को चलाया जा रहा है? ये बहस कोई नई नहीं है, माजी में भी होती रही है, ये थ्योरी भी नई नहीं है, माजी में भी आती रही है। अब ये क्या चाह रहे हैं और इससे क्या हासिल करना चाह रहे हैं, क्या मामला है ये सारा? मैंने 2012 में इस पर बहुत तफसील के साथ जायजा भी लिया था, काम भी किया था, रिपोर्ट भी लिखी थी। एक पाकिस्तान में सदारती निज़ाम नहीं हो सकता। पाकिस्तान का मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन जो 1973 का है, ये जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था वो एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत बनी थी, और उस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर से पहले एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी अयूब खान साहब की सदारत में, जिसमें शेख मुजीब भी आए थे, अगरतला साजिश केस से उनको छोड़ के लेके आया गया था, जिसमें ये तय पाया था कि एक आदमी का एक वोट होगा और पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत होगा, जिसकी बुनियाद पे वो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर बना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। पाकिस्तान टूट गया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना काम किया और फिर खुद को नेशनल असेंबली में तब्दील कर लिया। मुल्क के हालात की वजह से इंतखाब उस वक्त नहीं हो सकता था। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखें तो आर्टिकल 2 में पाकिस्तान की रियासत की तारीफ की गई हुई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले इस पर मौजूद हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन की हैयत को तब्दील नहीं किया जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन पार्लिमानी वफाकी निज़ाम के लिए बना हुआ है। इसको तब्दील करने का मतलब ये है कि आप मुल्क में मार्शल लॉ लगवाना चाहते हैं, और जिसने मार्शल लॉ अब लगाया उसको कम से कम 19 जजों की हिमायत चाहिए होगी, जो सुप्रीम कोर्ट में नहीं होंगे, और 17 जज तो ये फैसला दे चुके हुए हैं कि मार्शल लॉ लगाने वाले को फांसी दे दी जाएगी। तो यहाँ मार्शल लॉ लगने का तो कोई जवाब इम्कान मौजूद ही नहीं है पाकिस्तान में, और फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज भी उसको जो है वो वैलिडेट नहीं कर सकेगा, और इंडेमनिटी के लिए कोई शख्स इलेक्शन उसके तहत कानून के तहत लड़ भी नहीं सकेगा, उस पर भी गद्दारी का मुकदमा बनेगा। ये एक ऐसी गिरा लग गई हुई है पाकिस्तान में कि जिसको ना खोला जाए तो ज़्यादा बेहतर है, और अगर इसको खोला गया तो ये वफाक टूट जाएगा। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए।
वेलकम बैक। इफ्तिखार अहमद साहब, आपसे जानना चाहूँगा दोनों चीज़ों पर सर राय लेना चाहूँगा। एक तो सबसे पहले ये फेक न्यूज़ का जो बड़ा प्रचार ये गवर्नमेंट कर रही है, फिर आज वज़ीर आज़म साहब ने भी कल ये बात कह दी। पहले सर इस पर राय दे दें, फिर सदारती निज़ाम पर बता दें कि ये क्या सूझी है इस गवर्नमेंट को कि इस बहस को शुरू कर दिया गया। मैं समझता हूँ कि जो सहाफ़ी है वो फेक न्यूज़ नहीं देता। ये मैं सहाफ़ियों की बात कर रहा हूँ, मैं किराए पे लिए हुए लोगों की बात नहीं कर रहा, जिनको ये पता भी नहीं सहाफत क्या चीज़ है, खबर क्या चीज़ है, खबर गैदर कैसे की जाती है, उसको लिखा कैसे जाता है, कितने लफ्ज़ों पे मुश्तमिल होती है, फिर सब एडिटर का रोल क्या होता है, एडिटर उसको कैसे देखता है, वो कैसे छपने को जाती है या कैसे होने जाती है, ये उन लोगों को पता है जो सहाफ़ी हैं। ये जो लोग आगे हैं और जो ये लाखों लाखों रुपए कमा रहे हैं, ये सहाफ़ी वगैरह नहीं है। अब दूसरी बात है, मुझे खुद बताएं कि जब प्राइम मिनिस्टर जिस किस्म की गुफ्तगू करे तो अगर मैं उस पर तबसरा करूं तो उसको फेक न्यूज़ समझा जाएगा कि सड़कों पर जब निकला तो अपोजिशन को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अगर मैं इस पर तबसरा करूं तो क्या ये फेक न्यूज़ होगी? और ये अगर वो कहे कि शहबाज शरीफ पार्लियामेंट में 3-3 घंटे की तकरीरें करते हैं, तकरीर कम और जॉब की दरख्वास्त ज़्यादा होती है, तो अगर मैं ये सवाल कर लूँ कि जनाब प्राइम मिनिस्टर, उनकी कोई भी ऐसी तकरीर जिसमें उन्होंने आपसे कोई मुलाजमत तलब की हो, वो फुल मतन छाप दें अखबार में, तो क्या मैं फेक न्यूज़ बना रहा हूँगा? मुझे तो समझ नहीं आती है। वो कहते हैं कि हमने डाकुओं के साथ कोई मुफाहमत नहीं करनी, तो ये डाकुओं के खिलाफ अगर आए हैं तो आज जो डाकू इनके पास हैं और लोग नाम लेते हैं उन डाकुओं का, तो क्या ये फेक न्यूज़ है? कभी ये किसानों को कहते हैं कि उनकी आमदन में 73% इजाफा हुआ है। अगर ये सवाल पूछा जाए कि यूरिया खाद किधर थी जब गंदम की काट छोड़ी थी, तो क्या ये फेक न्यूज़ है? देखें, ऐसी बातें ये ना करें। इनको चाहिए था गवर्नमेंट चलाते, इन्होंने ये कहा कल का कि गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई है। तो अगर मैं ये सवाल करूं कि अगर गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई थी तो फिर बाहर से क्यों मंगवाई गई है? तो अगर मैं ये सवाल करता हूँ क्या ये फेक न्यूज़ है? और ये कहते हैं, इन्होंने कल ये कहा, याद रखें हमारा मुकाबला माफिया से है। तो क्या माफिया सिर्फ 2-4 खानदानों का नाम है? बाकी जो बिलियन ऑफ रुपीज कमा रहे हैं, बना रहे हैं, खा रहे हैं, लूट रहे हैं दिन रात, उनके बारे में सवाल करना फेक न्यूज़ है। और उन्होंने हमें कल एक बात और भी बताई है कि सनतकारों को बुलाकर वो कहेंगे कि तनख्वाहदार तबके की तनख्वाह में इजाफा करें। जी जी बिल्कुल। तो अगर मैं ये सवाल करूं कि जनाब प्राइम मिनिस्टर, आपको 3.25 साल के बाद ये क्यों ख्याल आया, तो क्या ये फेक न्यूज़ होगी? प्लीज माफ कर दें हमें। ये जो उन्होंने एक नई रस्म डाल दी है ना, कुछ 40-50 लोगों को मुलाजमत पे रख के और उनको तमाम सरकारी वसाइल दे के लोगों को गालियां दिलवाने की, ये मुनासिब नहीं है। इसका नुकसान होगा और हो रहा है, समाज को भी हो रहा है, सोसाइटी को भी हो रहा है और कल इनको भी होगा। ये तो है आपके सवाल का जवाब। आपको दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल सर, सदारती निज़ाम की जो बहस छेड़ी है इस हुकूमत ने, जितनी तफसील से अजीम चौधरी ने जवाब दिया, इससे ज्यादा कोई तफसील है नहीं। मसला सिर्फ ये है कि मेरे प्यारे वजीर आजम का मामला कुछ और, वो इसलिए सदारती निज़ाम चाहते हैं कि वो कहते हैं कि भी मेरे पास ना 2/3 मेजॉरिटी है और मुझे इत्तेहादियों की मिन्नतें करनी पड़ती हैं, मुझे अपने पार्टी के अरकान की मिन्नतें करनी पड़ती जो वो पसंद नहीं करते। वो कहते हैं पार्टी के अरकान मेरी वजह से आए हैं, तो मैं इनकी मिन्नत क्यों करूं कि तुम आओ अपना पार्लियामेंट के अंदर। इन्होंने पिछले दिनों फरमाया है कि मुझे आपसे बार बार कहना पड़ता है, बार बार वोट मांगना पड़ता है। वो चाहते हैं कि इस किस्म का अख्तियार उनके पास हो जिसका वो इजहार कर सकते हैं। कभी वो चाइना का अख्तियार मांगते हैं, गर्दनें काटने वाला, कभी वो सऊदी अरब के बादशाह का अख्तियार मांगते हैं। तो उनको इस किस्म का अख्तियार चाहिए। वो चाहते हैं कि वो स्पेशल असिस्टेंट बाहर से लाए तो हुए हैं, लेकिन और भी लाना चाहते हैं। वो किसी को जवाब इफ्तिखार अहमद साहब, ये समझा जाए कि पहले उनको इक्तदार में आना था, अब वो इक्तदार में आए, नाकाम हुए, तो वो इसका मलबा निज़ाम पर डाल रहे हैं और कह रहे हैं मुझे सदारती निज़ाम में आजमा के देखें मैं कितना ज़बरदस्त डिलीवर करूंगा। ऐसा ही है सर? जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर अब आपको समझिए मेरे दोस्त आ रही, तो गलती तो हमारी, उनकी तो नहीं है। वो तो इतने साफ बातें कह, देखिए वो क्यों नहीं पार्लियामेंट में आते। तो पार्लियामेंट की देखें, मैं बहुत अफसोस से कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट को क्या वो समझते हैं कि वो ऐसी जगह जहाँ पे आना उनका जरूरी नहीं है।
और वो कि किसको ये अपना धमकियां दे रहे थे कल? निजाम को धमकियां दे रहे हैं। भाई अभी आपके पास 1.5 साल है, काम करके दिखाओ, किसी ने रोका है? वो कहता है कि मुझे कानून की तब्दीली चाहता हूं तो मुझे अपोजिशन की मदद चाहिए जो मैं नहीं लेना चाहता। ये कैसे शायद पार्लियामेंट्री निजाम चलेगा? इस पार्लियामेंट्री निजाम की खूबी ये है कि जब आपको कुछ बेहतरी करनी है तो उस बेहतरी में आप दूसरों को भी शामिल करते हैं। और ये अभी बहुत बात करते हैं इंसाफ की, अदालती इंसाफ की। कल अदालतों को कह रहे थे स्टे खारिज करें और डे टू डे हियरिंग करें, हालांकि इनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। वी शुड नॉट डिक्टेट दी कोर्ट्स, लेकिन बड़ा वो अपनी मर्जी के मालिक हैं। अगर ये अदालती निजाम को बेहतर करना चाह रहे हैं तो 4.25 साल में कौन सी चीज रुकावट थी जो इनको वो निजाम बेहतर नहीं करने दिया गया? जब इन्होंने कानून पास करवाना होता है, जब इन्होंने ऑर्डिनेंस लाना होता है, तब तो कोई किसी से ये नहीं पूछते। तो जब ये कानून की बात करते हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए, अमीर को भी मिलना चाहिए, गरीब को भी मिलना चाहिए, तो इंसाफ कानून जो पाकिस्तान में मौजूद हैं वो तब्दीलियां चाहते हैं, वो इसी पार्लियामेंट ने करनी है ना। तो किसने रोका है इनको ना करो? और अब ये नया सोचा छोड़ दो। मैं इस पे अफसोस है मुझे। तो आप यकीन करें कि कल जो अवाम से बराह गुफ्तगू ये जो प्लांटेड थी, इसमें ये जो लफ्ज़ था हुकूमत से निकला तो ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, सड़कों पे आया तो मुखालिफिन को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा, मुझे ये लफ्ज़ बहुत ही बुरे लगे। इन लफ्जों का चुनाव गैर मुनासिब था। बिल्कुल सही इफ्तिखार अहमद साहब, ये यकीनन इस पर सभी के कंसर्न्स हैं और बहुत सारे सवालात ने जन्म लिया है इन अल्फाज के चुनाव पर। मैं चीमा साहब आपसे जानना चाहूँगा, एक तो सदारती निज़ाम पर तो ज़रूर अपनी राय दे दें कि क्यों कर ये ख्याल इस वक्त आ रहा है, और ये जब एक डूएबल चीज़ नहीं है जिस तरह चॉइस साहब ने भी बता दिया, फिर कौन है जो ये इसको करने की कोशिश कर रहा है, किस तरीके से? आखिर ये बहस अगर छेड़ी गई है तो कुछ सोचा ही गया होगा, वो क्या सोच, इसके पीछे क्या अवामिल कार फरमा हो सकते हैं? दूसरा, शहजाद अकबर साहब तो एहतसाब के लिए थे और वो एहतसाब करते करते खुद मुस्ताफ़ी हो गए, एहतसाब मुमकिन ना हो पाया किसी। देखिए इस्लाम साहब, पहली बात तो ये जो सदारती निज़ाम है, ये तो जिस तरह मैंने इस पर क्या करना है, इफ्तिखार साहब और चौर साहब ने बड़े अच्छे से एलेबोरेट कर दिया, लेकिन ये वही बात है कि वो इनको शायद ये है कि देखें आपको जमहूरी रवैये नहीं है, हमारे पास पार्लियामेंट्री सिस्टम है, डेमोक्रेसी है, जब तक ये डेमोक्रेटिक कल्चर आपके अंदर नहीं होगा कि आप लोगों को कन्विंस करेंगे कोई चीज तब्दीली लाने के लिए। अब ये नहीं है हमारे जो, क्योंकि हमने पिछले कुछ सालों से देखा है कि जो भी हमारे लोग सियासत में आते हैं वो चाहते हैं कि उनके लिए चीजें मैनेज कर दी जाएं, थोड़ा सा काम वो करें लेकिन उनको एक माहौल प्रोवाइड किया जाए। ये जो माहौल बनाया जाता है ना, उनके लिए एनवायरनमेंट बनाया जाता है, इसने बेसिकली मिसाइल पैदा किए हुए हैं। ये भी थोड़ी सी डिक्टेटोरियल माइंडसेट जो है वो पैदा करता है। सो सियासतदान भी तो उसी अंदाज से सोचते हैं जिस तरह शायद एक डिक्टेटर है, क्योंकि उनको पता है ये मेरे नाम पे वोट लेके आए, इनकी क्या मजाल है कि मैं इनके जाकर रिक्वेस्ट करूं। ये पीएमएलएन की लीडरशिप भी जो अपने लोगों से नहीं मिलते थे, पीपल्स पार्टी वाले भी परवाह नहीं करते कि ये सारे तो हमारे नाम पे आए हुए हैं। सो वो कल्चर की कमी है एक वजह, और दूसरा यह है कि क्योंकि इन टॉप के जो लीडर्स हैं इनके लिए ये चीजें मैनेज की जाती हैं, जिसकी वजह से ये पसंद नहीं करते पार्लियामेंट्री। और तीसरा वो शायद समझते हैं कि अगर टेक्नोक्रेट्स होंगे तो वो एक टीम होगी, वो डिलीवर कर पाएगी, और इस तरह के लोग जो इलेक्टेड होते हैं इनकी कैपेसिटी शायद नहीं होती। तो ये फैक्टर भी हो सकता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगती है आजकल वो ये है कि कई दफा ऐसे हुआ है कि ये डिबेट शुरू हुई है, मुझे लगता है कि शायद ये अटेंशन डाइवर्ट करने की बात है, मीडिया की अटेंशन डाइवर्ट करने की बात है, हमारी सबकी अटेंशन डाइवर्ट करो ताकि लोग जो हैं वो हम पे तनकीद ना करें, वो ये करें। और एक और बात कि इमरान खान साहब के जो वोटर सपोर्टर हैं उनका माइंड तैयार किया जाता है, उनको बताया जाता है कि अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा, इमरान खान के पास ताकत ज्यादा होगी तो वो ज्यादा अच्छे से तब्दीली लेके आएगा। ये सिस्टम ही खराब है, जिस तरह की उन्होंने अपने वोटर की और सपोर्टर की तरबियत की हुई है कि ये निजाम ही करप्ट है, ये माफिया है, ये सियासतदान नहीं है, ये अपोजिशन नहीं है। तो वो जो बात करते हैं ना कि ये सिस्टम खराब है, ये सिस्टम तब्दील करना है, तो लोगों को पास शायद सर एक जुमला शहजाद अकबर साहब पे भी कह दें जल्दी से चीमा साहब।
मेरा ख्याल है कि शहजाद अकबर साहब जो थे, इनका काम यही था कि जब इमरान खान साहब वो खड़े होते थे उस ऊपर कंटेनर के ऊपर, तो ये उनको बहुत सारी चीजें ला के देते थे एफबीआर से, कोई डाटा, स्टैटिस्टिक्स, ये उसी की बेस के ऊपर इनको प्रमोट किया गया और उन्होंने बताया मैं बड़ी अच्छी अकाउंटेबिलिटी कर सकता हूं। लेकिन जाहिर बात है जब मैदान में आते हैं चीजें प्रूव करनी पड़ती हैं, जो वो नहीं कर सके और इमरान खान साहब वो भी नहीं कर सके। इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि उनकी भी जो डिलीवरी है वो एक उस पर भी बहुत सारे सवालात हैं, परफॉर्मेंस पर सवालात हैं। इस वक्त यकीनन मुश्किलात में, बेतहाशा मुश्किलात में घिरी हुई ये हुकूमत है और जो डेस्परेट मेजर्स हैं वो तमाम तर जगहों पर लिए जा रहे हैं। अब ये 1.5 साल में भी आया कुछ डिलीवर कर पाएंगे या नहीं। आज के प्रोग्राम से इतने ही तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।